आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बीएस विशाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, चंद्रपाल डरसेना, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा विषय है वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां। प्रत्येक काल की अपनी स्वतंत्र प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं होती है जो उसे पृथक सत्ता प्रदान करती है। आदिकाल की अधिकांश रचनाएं वीर गाथाएं हैं, जिनके आधार पर उक्त युग की सामान्य प्रवृत्तियां संक्षेप में निम्न प्रकार हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों में सबसे पहला है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। वस्तुतः उस समय राष्ट्र का अभिप्राय समूचा भारत न होकर एक सीमित प्रदेश अथवा राज्य होता था। दिल्ली अथवा अजमेर के राजाओं को कलिंजर या कन्नौज की समृद्धि अथवा पतन से किसी प्रकार की हर्ष या विषाद की अनुभूति नहीं होती थी। यह देश का महादुर्भाग्य था। यदि उस समय राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो आज हमारे देश का मानचित्र निसंदेह कुछ और ही होता। दूसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। यह युग विपरीत कला तथा आक्रमण का था, इसलिए इस युग के चारण कवियों ने अपने ग्रंथों में युद्धों का इतना सजीव वर्णन किया है कि संस्कृत कवि भी दब गए हैं। यह कवि केवल मसीजीवी ही नहीं थे, असीजीवी भी थे, अर्थात अवसर आने पर इन्होंने तलवार लेकर युद्ध भी किए थे और युद्ध की विभीषिका का खुली आंखों से अवलोकन किया था। इसी कारण इनके द्वारा वर्णित युद्धों में सजीवता एवं ओजस्विता है। उनके काव्य ग्रंथों का प्रमुख अभिप्रेत अपने आश्रयदाताओं में युद्धोन्माद भरना था। यह युद्ध अधिकांशतः किसी न किसी रमणी के कारण हुए थे। रमणी, रुक्मणी हरण तथा उषा हरण की पौराणिक कथाएं इनकी प्रेरणा स्रोत थी। तीसरी विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। इनमें वीर रस का प्रधान है। उक्त रस की निरूपित युद्धों में ऐसा परिपाक हुआ है जो परवर्ती साहित्य में दुर्लभ है। उस समय आबाल वृद्ध सभी में युद्धों के प्रति उत्साह था। 12 बरस ले कुकर जिए, 16 बरिस ले सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार की उक्ति अधिक प्रसिद्ध थी। युद्धोन्माद के मूल में रमणी सौंदर्य एक प्रमुख कारण था, इसलिए इस साहित्य में श्रृंगार को पर्याप्त अवकाश मिला है। नारी प्रेम रासो ग्रंथों का प्रमुख विषय था, जो विलास तथा वासना से ऊपर नहीं उठ सका। वीर रस की दीप्ति हेतु रचित पद भी वासनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए लिखे गए थे। युद्ध का मूल कारण नारी सौंदर्य की लिप्सा थी। उसमें उदित प्रेम भावना एवं राष्ट्रीयता का सहज उल्लास नहीं था। श्रृंगार के अंतर्गत कवियों ने षड ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन आदि सम्यक काव्य रूढ़ियों को भी अपनाया था। चौथी विशेषता है राज्याश्रय या मठाश्रय में साहित्य सृजन। इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रयी थे, जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में अपने आश्रयदाताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। देशद्रोही जयचंद्र तक के जयचंद्र प्रकाश एवं जय मयंक जस चंद्रिका जैसे काव्य ग्रंथों में गुणगान किए गए। वस्तुतः ये कवि जिन राजाओं के आश्रय में थे, उन राजाओं का गुणगान करना उनका राजधर्म बन गया था। पांचवी विशेषता है रासो ग्रंथों की प्रधानता।
इस युग के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा है, जो एक प्रकार से काव्य का ही पर्याय है। कुछ विद्वानों के अनुसार रासों का रहस्य रसायन है, जो भ्रामक है। वस्तुतः रासो या राशक एक छंद है, जिसका अपभ्रंश काव्य में प्रयोग हुआ है। उक्त छंद में ही संदेश राशक आदि ग्रंथ लिखे गए। बाद में इसका प्रयोग गेय रूपक के अर्थ में हुआ और अंत में इसका प्रयोग चरित काव्य तथा कथा काव्य के रूप में भी हुआ। आल्हा खंड इसके लिए चरित्र काव्य का प्रतीक है। अगला है ऐतिहासिकता का अभाव। वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्तियां ऐतिहासिकता का अभाव है। इन काव्य ग्रंथों के चरित नायक तो निसंदेह ऐतिहासिक हैं, किंतु उनके जीवन से संबंधित घटनाएं, तिथियां तथा घटना काल इतिहास संबंध नहीं है। कवियों ने जिन अपनी कल्पना तथा अतिरंजनापूर्ण शैली से उन्हें पर्याप्त परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान को उन राजाओं का विजेता भी बताया है, जो उनके कई शताब्दी पूर्व या पश्चात हुए थे। संक्षेप में इन रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव कल्पना का बाहुल्य रहा है। सातवीं विशेषता है लोक जीवन से असंबद्ध। वीरगाथा काल में कवियों का जो लोक जीवन का राज्याश्रयी होने का कारण रीतिकालीन कवियों की भांति ही स्वामिनः सुखाय रचनाएं की है, जिनमें लोक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। कवि कर्म अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा तक ही सीमित था। फिर इनमें जनजीवन के घात प्रतिघात को कैसे अवकाश मिलता। इसी कारण इन कवियों का काव्य विषय संकीर्ण परिधि में सिमट सा गया है और इसी वजह से वीरगाथा काल का साहित्य लोक जीवन से असंबद्ध है। आठवीं विशेषता है डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। वीरगाथा काल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, जो विद्वानों के अनुसार राजस्थानी साहित्यिक भाषा का नाम है। यह भाषा वीर रसपटक काव्यों के लिए अधिक उपयुक्त रही है। चारण कवियों के लिए डिंगल भाषा अधिक अनुकूल थी। अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल के नाम से प्रयुक्त है। इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों की अतिरिक्त अरबी तथा फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। नौवीं विशेषता है छंदों की विविधता। वीरगाथा काल में छंदों का जितना विविध प्रयोग हुआ है, उतना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ है। उनमें दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, तद्धरी, आर्या, षट्टक, उल्लाला और कुंडलियाँ छंदों का बड़ी कलात्मकता से प्रयोग हुआ है। इन छंदों में भाव द्योतन के लिए यथास्थान परिवर्तन हुआ है। रामचंद्रिका की भांति चमत्कार प्रदर्शन मात्र के लिए नहीं,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल कंपन उत्पन्न करते हैं। अंतिम और 10वीं विशेषता प्रवृत्तियां हैं। अलंकार योजना। उपलब्ध काव्य जो ग्रंथ है उनमें रूपक, उपमा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि समता मूलक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इससे भाषा में सबलता और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अगली विशेषता है काव्य के दो रूप। वीर गाथा काल में वीर गाथाएं मुक्तक तथा प्रबंध दो काव्य रूपों में प्रस्तुत की गई। बिसल देवरासो मुक्तक तथा पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है। इस काल में काव्य रूपों की विविधता का सर्वथा अभाव है। दृश्य तथा गद्य काव्यों का तो उस समय अस्तित्व ही नहीं था। अगली विशेषता है संदिग्ध रचनाएं। आदिकाल में उपलब्ध विभिन्न वीर गाथाओं की प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध है। इस युग में चरित 4 ग्रंथ हैं: कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमान रासो। उक्त ग्रंथों के विषय प्रतिपादन, शैली और भाषा के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन काव्य ग्रंथों में 16वीं शताब्दी तक संशोधन एवं परिवर्तन होते रहे। यह परिवर्तन इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि इनका मूल रूप ही दब गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी रचनाएं उनके चरित नायकों के जीवन काल में ही हुई या अनंतर समष्टि रूप से। इन कवियों के मूल रूप की पहचान संदिग्ध है। इस प्रकार आज का यह व्याख्यान समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।